ठीक। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरपीएससी के सवालों के पैटर्न को समझे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसके मन में सबसे बड़ी शंका ये रहती है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो ठीक दिशा में है या नहीं है, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, मैंने पढ़ा है उससे सवाल होंगे या नहीं होंगे। तो इन सब के लिए जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो मैं मानता हूँ मेरे विचार से, कि हमें जो पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि उस पढ़ाई को हम इस ढंग से करें, ये एनालिसिस करें कि जिस भी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में जनरली अब तक पेपरों का पैटर्न क्या रहा है, उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत ही अप्रत्याशित बदलाव हो जाए, वो अलग कंडीशन होती है, लेकिन जनरली अभी तक के जो पेपर आ रहे हैं उसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इस प्रकार भविष्य का जो पेपर है आयोग के द्वारा वो ऐसा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आरपीएससी के द्वारा अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी के सवाल हैं ये, और राजस्थान की ज्योग्राफी आप देखते हो कि सभी कंपटीशन के अंदर हमारे यहाँ पे राजस्थान की अगर बात की जाए, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे पीटीआई का हो या एसआई का हो, यानी अन्य जो भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं आयोग के द्वारा करवाई जा रही हैं, उन सब के अंदर किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे हम बात करेंगे कि पहले जो जीके के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे थे, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो जनरल पेपर के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उनकी ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनरल पेपर के अंदर भी काफी डेप्थ के सवाल जो हैं वो ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं, और बदलते परिदृश्य के अकॉर्डिंग हमें खुद को कैसे बदलना है, ये चीज जरूरी होता है। नहीं तो ये होता है कि भाई हम प्रश्न को समझना नहीं चाह रहे हैं, पैटर्न को समझना नहीं चाह रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं। एक विद्यार्थी ऐसा भी है जो 15-15 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो इस चीज की तरफ अगर ध्यान नहीं दे पा रहा कि वास्तव में पेपर का पैटर्न क्या है और एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो फिर ये रहता है कि आपकी जो मेहनत जो है वो एक अलग स्वरूप में आपको दिखाई देगी। और अगर इन पेपरों का विश्लेषण करते हुए अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि भाई जो अच्छे प्रतियोगी होते हैं उनमें से एक आप होगे, और जितने अधिकतम सवाल जो एक अच्छे सा कंप्यूटर जो कर पाता है, जो टॉपर जो कर पाते हैं, वो आप कर पाओगे, क्योंकि आपके जो सोचने का जो नजरिया होता है वो उस सवाल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे प्रत्येक सवाल मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका उत्तर ये है, उत्तर तो आप लोगों ने देख रखे हैं और करते भी हो, मिल भी जाएंगे, लेकिन आप उस प्रश्न का जो पूछा है वो एक प्रश्न जो है वो आपको कई जो दिशाएं हैं वो प्रदान करता है कि भी कैसे इस टॉपिक के बारे में समझा जा सकता है, और वही प्रश्न दूसरे टॉपिकों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी एक जो प्रश्न है वो कई बातें हमारे लिए छोड़ करके जाता है कि भाई इस स्वरूप की बातें अगर यहां पे पूछी गई हैं तो दूसरी जगह ऐसे पूछी जा सकती हैं। यानी वो जो एक प्रश्न जो आप पढ़ोगे वो कई जगह आपके काम में आएगा। केवल मेरा कहने का भावार्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ उस प्रश्न को रट लीजिए, उसका उत्तर रट लीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो प्रश्न वहां से पूछा है तो उसके जैसे और सवाल कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, अभी हम जो चर्चा करेंगे उसके अंदर आपके सामने ये बात आएंगी। और आप देखोगे हाँ बहुत सारे जो सवाल हैं, या मैं यूं कहूं कि अधिकतम जो सवाल हैं जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, हाँ उनका थोड़ा स्वरूप बदल दिया गया। पहले थोड़े से अलग लैंग्वेज के तौर पे थे, थोड़ी सी सरल बात कर ली गई थी, अब उसका थोड़ा स्वरूप बदल दिया गया। कुछ चीजें यानी डेप्थ के अंदर पूछे जाने लगे हैं, तो यानी हमें कुछ गहराई के साथ में भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहले ऊपर ऊपर पढ़ने से काम चल जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम यही समझना चाहते हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना सीख गए तो मैं ये मानता हूं कि चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप अन्य कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यानी आपने एक विषय को अगर ठीक पढ़ना सीख लिया ना तो निश्चित रूप से आप वो ही अप्रोच दूसरे विषयों के साथ में लगाते हो तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि किताब के अंदर सारी चीजें याद रखने वाले नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें छोड़ने वाली होती हैं। जो विद्यार्थी छोड़ना सीख गया कि ये इतनी चीजें वर्तमान में मेरे लिए काम की नहीं हैं और बाकी चीजों को फिर उसने पढ़ लिया, तो वो दूसरों से आगे रहता है और वो हमेशा आगे रहेगा।
यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों के ऊपर व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जो परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर आया था और ये पेपर हुआ है 16 फरवरी 2025 का है। जीके का जो पेपर था उसके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, यानी ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी का कुछ सवाल, 8-10 सवाल उसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित पूछे गए हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित जो लाइब्रेरियन, आप इसको ये नहीं समझे कि ये तो लाइब्रेरियन के अंदर आया है, ये लाइब्रेरियन के अंदर जैसे सवाल पूछे गए हैं वो सवाल आरपीएससी के पैटर्न के अंदर भी आपने को देखने को मिल सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी राजस्थान के अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पे ज्योग्राफी से संबंधित बात की गई हैं, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो यहां पर अलग अलग जो पेपर हुए हैं उनके ऊपर हम जैसे ही उनमें से जो सवाल मिलेंगे उनके साथ में हम चर्चा करेंगे कि भी हमारा जो पढ़ाई का जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी को पढ़ने का तरीका आ गया उसके बाद में उसको किसी नए तो कोचिंग की जरूरत है, न किसी अन्य सहारे की जरूरत है, उसको एक तरीका मिल गया, पैटर्न मिल गया, उसके बाद में वो अपने नैया अपने आप पार लगा लेता है और बहुत अच्छे से लगा लेता है। तो ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है कि भी ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ये दिया है सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि राजस्थान की ज्योग्राफी के मैं बताता हूँ मुख्यतः 10-12 टॉपिक होते हैं। जैसे राजस्थान के भौतिक भूभाग की बात करते हैं, जलवायु की बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे, मिट्टियों की बात करते हैं, या फिर आप कृषि की बात करते हो, खनिजों की बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे, या फिर उसके बाद में देखेंगे राजस्थान के अंदर जनसंख्या से संबंधित जो बातें हैं या मरुस्थलीकरण के ऊपर बात करेंगे। तो ये कुछ या पर्यटन से संबंधित ये कुछ 10-12-15 टॉपिक हैं राजस्थान के जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, जो आरएस से लेकर के कांस्टेबल तक की आप यूं कह सकते हो, या अन्य कोई और जो छोटी बड़ी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट है। और उन पार्ट के अंदर काफी अच्छे सवाल जो है पिछले 2-3 सालों का आप विश्लेषण करते हो तो पूछे जा रहे हैं। हाँ, कुछ सवाल बहुत सीधे साधे भी होंगे तो ऐसा भी हो सकता है, और कुछ बहुत डेप्थ के होंगे। तो आपको एक बार अगर तरीका ठीक आ गया, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आपकी पाठ्य सामग्री निर्मित कर ली तो फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे जैसे बिलाली तथा बरवाड़ा है, अब इससे तो ये तो साबित हो गया कि अरावली से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप पिछले 3 सालों के पेपर देखिए, यानी आप ये देख पाओगे कि भौतिक भूभाग में जो सवाल पूछे गए हैं, तो आप यूं कह सकते हो कि अगर टोटल 10 सवालों की अगर बात करते हो तो 10 सवाल में से 5 सवाल आपको केवल अरावली से मिल जाएंगे। अरावली से संबंधित जो सवाल हैं, पहले जो पुराने पेपरों का अगर आप एनालिसिस करते हो तो सिर्फ इतनी बात आती थी कि अरावली की लंबाई, अरावली की चौड़ाई के ऊपर बात कर रहे थे, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, किस युग की है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली राजस्थान के अंदर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये कुछ 5-7-10 तथ्य अगर हम याद रखते थे तो काम चलता था। अब बदलते परिदृश्य के तौर पे ये प्रश्न आपको इंगित कर रहा है। यहां पे इसने क्या दिखाने की कोशिश की है कि ये पूछना चाहता है यहां पे, यानी जो बदलाव की जो बात की है। अब मैंने पहले भी बताया था जब क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कि अब जो अरावली से संबंधित वो चीजें तो आएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में आप सामान्य जानकारी लेंगे कि कहां से कहां तक अरावली का विस्तार है, अरावली कितनी लंबाई के अंदर है, अरावली की चौड़ाई कितनी है, किस युग की अरावली है, ये कुछ जनरल बातें आ गई। या अरावली की और विशेषताओं से संबंधित हमने बात कर ली। फिर हम अरावली का वर्गीकरण करते हैं कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इस प्रकार से 3 भागों के अंदर बांट करके बात करते हैं। अब जो प्रश्नों का जो पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तरी अरावली के संबंध में अलग से बात की जा रही है। यानी यहां पर जो बात कर रहे हैं कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब उत्तरी अरावली की चोटियों को अलग से पूछ रहे हैं, मध्य अरावली की चोटियों को अलग से पूछ रहा है, दक्षिणी अरावली की चोटियों को अलग से पूछ रहा है। या हो सकता है वो आपके सामने कॉमन बात कर दे कि अरावली की चोटियों को, पहले अरावली की चोटियों के अंदर सिर्फ आप देखोगे 2, 3, 4 जो गुरु शिखर की बात करते हो, शेर की बात करेंगे, जरगा की बात करते हो, अचलगढ़ की बात करते हो, यहां तक 2, 3, 4 जो चोटियां हैं वो पूछी जा रही थी। अब आप देखोगे कि 8वीं, 7वीं, 12वीं, 15वीं, 17वीं, यानी इस प्रकार से आपको अरावली की चोटियों से संबंधित आप यूं कह सकते हो 15 से 20 जो अरावली के क्रमबद्ध रूप से चोटियां हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा अभी आगे किसी पेपर के अंदर आपको सवाल मिल जाएगा। दूसरा आप ये देख रहे हो कि अरावली से संबंधित जो बात की जा रही है कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, यहां पर भी गलती हो जाती है क्योंकि हम अरावली की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करते हैं। उसने अगर दे दिया कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है या उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी,
या आपसे पूछेगा कि जैसे इस प्रश्न में पूछा है कि बिलाली और बरवाड़ा है, दो बातें आ गई कि ये दर्रे हैं या चोटियां हैं, यानी 3 के अंदर चोटी लिख रखा है, 1 के अंदर दर्रे। तो पहली चीज तो ये डिफाइन करनी है कि ये दर्रा है या चोटी है। तो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं कि बिलाली और बरवाड़ा ये क्या है, चोटियां हैं। अब चोटियां तो हैं, लेकिन चोटियों के अंदर देखिए इसने 3 दे दिए कि भाई चोटियां है, चोटियां है, चोटियां। अब चोटी कहां की है, वो या तो दक्षिणी अरावली की बात करेगा, या मध्य अरावली की बात करेगा, या फिर उत्तरी अरावली की। अब आपको डिफाइन करना है कि उत्तरी, दक्षिणी और मध्य, यानी काफी डेप्थ का सवाल है, मुश्किल सवाल होता है जब तक अगर आप सामान्य स्तर ऊपर से अगर बात करके जाते हो, क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट के एंगल से पढ़वाने का प्रयास कर रहा है, जबकि सब्जेक्ट का पेपर नहीं है। भाई सब्जेक्ट के अंदर ये बात की जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वाले को पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब जीके के पेपर के अंदर इस प्रकार के सवाल बनाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से अब आपको सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है यहां पे। तो ये जो सवाल है कि बिलाली और बरवाड़ा, अब आपको अरावली के संबंध में उत्तरी, मध्य और दक्षिणी 3 भागों में बांट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, और आगे जो प्रश्न जो आपके सामने आएंगे वो इस स्वरूप में आएंगे। दूसरा आपके सामने ऐसा भी मिलेगा कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के जो जिले जो हैं उनके संबंध में आपके सामने बात की जाएगी कि भाई ये चोटी जो है वो किस जिले से संबंधित है। एक साइड के अंदर जिला दे देंगे, एक साइड के अंदर चोटियां दे देंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बिलाली और बरवाड़ा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कि जैसे हमने यहां पे पढ़ा था कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी अरावली, ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं कि इसके विस्तार की अगर बात करते हो तो मुख्यतः हम बता रहे हैं कि जयपुर के अंदर हो गया, बाकी दौसा, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा वाला जो एरिया है, अलवर और सीकर, ये उत्तरी अरावली का विस्तार है। यहां से बार बार प्रश्न, यानी एक तो किस एरिया के अंदर है उत्तरी अरावली, दूसरी प्रमुख चोटियां जैसे जयपुर की बात करेंगे, अलवर की बात करेंगे, झुंझुनू की बात करेंगे, सीकर की बात करेंगे, इस प्रकार से आएंगे। तो यहां पर अभी जो हम बात कर रहे थे, ये चोटी आ गई इसमें बिलाली। तो अब इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि 2 चीजें आ गई कि चोटियां लिखें, इसका मतलब बिलाली क्या है, चोटी है। अगर आपको इतना आ रहा है तो भी काम चल रहा है कि बिलाली क्या है, चोटियां, इसका मतलब दर्रे वाला ऑप्शन था वो तो कट गया। संकट यहां पे आकर के शुरू होता है कि बिलाली जो थी वो उत्तरी अरावली में थी, मध्य अरावली में थी या दक्षिणी अरावली में। तो आपने देखा कि उत्तरी अरावली से संबंधित है। अब यहां केवल ये जो प्रश्न है ये आपको सिर्फ इतना नहीं सिखा रहा, एक चीज तो आपको ये समझनी है कि ये उत्तरी अरावली से संबंधित है। दूसरा आपके सामने जो प्रश्न बनेगा कि बिलाली किस जिले से संबंधित है, अलवर से संबंधित है, ऐसे सवाल भी पहले पूछे गए हैं। ये हमने कुछ चोटियों के लिए सूत्र लिख रखे हैं। जय खोबर बाबेगी, यानी जय का मतलब हो गया जयगढ़ हो गया, खो का मतलब खो हो गया, बर का मतलब बरवाड़ा हो गया, बाबा मतलब बाबाई की हो गया। इसी प्रकार से अलवर के अंदर आल्य, बहरारी, बिल्ली ने सीरो भावे, इस प्रकार से आप कुछ अपने हिसाब से मॉडरेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। सीरावास, भानगढ़, बहराच, ये सारी चोटियां किसी न किसी स्वरूप में पहले भी पेपर के अंदर पूछी गई हैं। तो बदलता जो स्वरूप आपसे अरावली से संबंधित जो भौतिक भूभाग यानी वहां पर जो हमसे डिमांड की जा रही है वो 3 प्रकार की है कि आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में आनी चाहिए, सामान्य विशेषता उसके बारे में आनी चाहिए। दूसरी आप ये देखोगे कि अरावली का डेप्थ के अंदर आपको उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली डिवाइड करना है। और तीसरी चीज सिखाना चाह रहा है कि उत्तरी अरावली का विस्तार किन जिलों में, मध्य अरावली का कहां पे है, दक्षिणी अरावली का कहां पे है। फिर उसके बाद में अरावली की चोटियों को जो हम क्रम से याद करते हैं वो तो करनी ही करनी है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि उत्तरी अरावली की कौन सी, मध्य अरावली की कौन सी और दक्षिणी अरावली की कौन सी है। मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के जो दर्रे हैं उनसे संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस अरावली का दर्रा है, मध्य अरावली का है या दक्षिणी अरावली का है। तो यहां पर एक चीज तो हमें इस प्रश्न ने जो सिखाई वो ये सिखाई कि भाई हमें केवल स्थायी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें इस चीज के बारे में विशेष रूप से यानी डेप्थ के अंदर ये चीजें वो पेपर वाला हमसे चाहता है। तो यहां पे बिलाली और बरवाड़ा जो आपको इंगित कर रहा है वो सीधा ऐसा भी आ सकता है कि बिलाली इंगित कर रहा है आपको दर्रे को कर रहा है, चोटियों को कर रहा है, या कोई और नाम दे देगा, कोई बवंडर को कर रहा है, इस प्रकार से। तो फिर ये आपको क्या है, चोटी से हमने बात कर ली और किस क्षेत्र से संबंधित है, उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो ये प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार की बात लेकर के आया। इसी प्रकार से यहां पे नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी मैंने क्लास के अंदर बात की थी कि इस प्रकार के जो प्रश्नों का जो स्वरूप है वो बदलता आ रहा है। अब प्रश्न क्या दिया है देखिए बड़े ध्यान से,
60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है? राजस्थान के अंदर जो वर्षा का वर्गीकरण किया गया, ये देखिए, ये प्रश्न जो है वो हमें कई प्रश्नों के उत्तर देकर के या कई प्रश्न समझा करके जाएगा, नहीं केवल सिर्फ ये एक प्रश्न है जिसको आप ये देख रहे हो ना कि 60 सेंटीमीटर। हम जब पढ़ते हैं ना, हमारे सामने जो दिक्कत आती है कि जैसे किसी ने कह दिया या मैं भी कह देता हूं कि हमें पुराने प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ये जैसे एक प्रश्न पढ़ लिया, 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, उसका उत्तर याद कर लिया और आएगा तब देखेंगे। ये प्रश्न केवल आपको इतनी बात नहीं सिखा रहा, ये प्रश्न आपके सामने कई नई चीजें राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, भारत की ज्योग्राफी के संदर्भ में चीजें लेकर के आएगा। मैं अभी आपके सामने बात करूंगा। देखो, ये चीज ये कह रहा है कि भी आप जो वर्षा का जो वर्गीकरण कर रहे हो, एक सामान्य वर्गीकरण ये आता है कि राजस्थान को सामान्यतः वर्षा का आधार पर यानी कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4 और 5 की जो बात की गई है, इसके आधार पर हमने बांट दिया। अब आप ये देखोगे कि 20 सेंटीमीटर तक का आ गया, 20 से 40 तक आ गया, 40 से 60, ये इस एरिया की बात कर रहा है। ये रहा जो अरावली प्रदेश वाला है, जिसके अंदर आपका जयपुर भी आएगा, जिसमें अजमेर की भी बात करेंगे, जिसमें राजसमंद की भी बात करेंगे, ये वाला जो एरिया। और फिर उसके बाद में 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वाला एरिया आ गया, जिसमें हमने प्रतिनिधि जिले के तौर पे यानी सवाई माधोपुर की बात की है। फिर 80 से ऊपर वाले, जिसको हम अति आर्द्र जलवायु प्रदेश बोल रहे हैं, यहां से 4-5 टाइप के आयोग के द्वारा अभी पीछे जो पेपरों के अंदर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। पहला, 20 सेंटीमीटर से कम वाले को क्या बोलते हो? शुष्क प्रदेश। या दूसरा आपने देखा अर्ध शुष्क या स्टेपी आ जाएगा 20 से 40। 60 वाले को आपने बोला उपाद्र आ जाएगा। 60 से 80 की अगर बात करते हो तो आपने आर्द्र बता दिया, और 80 से ऊपर की बात की अति आर्द्र। ये हो गया एक सामान्य प्रश्न। अगला जो यहां से प्रश्न जो बन रहा है, इससे पहले भी पूछे गए। अगला प्रश्न आपके ऐसे दे दिया कि शुष्क प्रदेश 2 जिले यहां पे आपसे सुमेलित करवा रहा है, अर्ध शुष्क के दे रही है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला ये दे दिया, तो इसका मतलब अर्ध शुष्क के नाम आ जाए। जहां पे जयपुर अजमेर की अगर आप बात कर रहे थे, जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, इसका मतलब ये किससे संबंधित हो? उपाद्र। इसी प्रकार से यहां पे सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये जो एरिया है इस साइड की अगर बात करेंगे तो ये किस में आ जाएंगे? आर्द्र प्रदेश के अंदर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये किस में आ जाएंगे? अति आर्द्र। तो यहां पे हमें सीखने को ये मिला कि एक साइड के अंदर तो प्रदेश की बात की गई है और दूसरी साइड उससे संबंधित जो जिले हैं वो पूछे गए हैं, प्रदेश और जिले। ये पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ही पॉपुलर सा आप यूं कह सकते हो पैटर्न आयोग का है। इस पैटर्न के अंदर केवल वर्षा वाला नहीं, यहां पे अभी आपने देखा कि किस किस के संदर्भ में ये चीजें सीखना चाहोगे कि सामान्य जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी बात कर ली, सामान्य जलवायु वर्गीकरण राजस्थान, उसमें पूछा जा रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसके अंदर ये पूछा जा रहा है। तीसरा अगर आप देखोगे तो थॉरनथवेट जो है वहां पर भी इसी प्रकार से जिले हैं सुमेलित करवाए जा रहे हैं। चौथा अगर मैं बात करूं तो मिट्टियों के संदर्भ में एल्फीसोल, वर्टिसोल, जो राजस्थान की एरिडोसोल मिट्टियां जो हैं उसके संबंध में एक साइड के अंदर आपको मिट्टी का प्रदेश दे दिया और दूसरी साइड के अंदर जिले दे दिए, वो सुमेलित करवा रहा है। इसी प्रकार से पांचवा जो यहां से ये प्रश्न जो आपको देगा वो आप यूं कह सकते हो कि कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। ये एक प्रश्न आपके सामने 5 प्रश्न लेकर के आ रहा है, यानी इन चारों के संदर्भ में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण कर दिया, कोपेन की बात कर ली, थॉर्नथवेट की बात कर ली, मिट्टियों की बात कर ली, कृषि जलवायु प्रदेश। और निश्चित रूप से हर पेपर के अंदर मैं दावे के साथ में कहता हूं कि ये जो 5 जो हमने इंगित की हैं, हो सकता है इन 5 में से 3 प्रश्न मिल जाएं, अन्यथा 2 में तो कोई चक्कर ही नहीं। कई बार तो आप यूं कह सकते हो एक तो इनसे संबंधित मिलता है। जनरली मिट्टियों का 100% सवाल बनता है, कृषि जलवायु प्रदेश का 100% सवाल बना रहे हैं, तो आपको 3 सवाल इसी स्वरूप। हाँ, अब हो सकता है वो बहुत सीधा सवाल हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा, हो सकता है वो आपसे सुमेलित करवा रहा हो। तो ये जो पैटर्न जो आपको यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा है ना, ये सिर्फ आप इसको एक प्रश्न नहीं समझे, इस प्रश्न की भावना जो है वो समझे। इस प्रश्न की भावना आपसे ये पूछ रही है कि बाकी इस प्रकार का जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, चाहे वो मिट्टी का किया है और चाहे आपने वो जलवायु का किया है, चाहे वो कोपेन का था, चाहे वो थॉर्नथवेट का था, चाहे आप कृषि के संदर्भ में कृषि जलवायु प्रदेश की बात की है, उन सब के अंदर आपके सामने इस प्रकार की बातें की जा सकती है। किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर
कौन सा आएगा, जैसे ऐसे पूछेगा फर्स्ट ए में क्या है, फर्स्ट बी में क्या है, फर्स्ट सी में क्या है, सेकंड ए में कौन से जिले आते हैं, सेकंड बी में कौन से जिले आते हैं कृषि जलवायु प्रदेश में। मिट्टियों के अंदर आएगा तो एरिडोसोल के अंदर कौन से आते हैं, वर्टिसोल के अंदर कौन से आते हैं, एल्फिसोल के अंदर कौन से आते हैं, इस प्रकार से आएंगे। मिट्टियों के उप प्रकार की भी बात आती है। तो यहां पर ये जो प्रश्न है, अब आप देख रहे हो, अभी मैंने बात की थी, यहां पे आपने देखा कि जो सवाई माधोपुर जो है, अब यहां पर अगर आपको एक आ रहा है सवाई माधोपुर की अगर आपने बात की तो आपने देखा कि सवाई माधोपुर तो किस में चला गया, आंध्र प्रदेश, जो 60 से 80 के बीच में था। इस प्रश्न के अंदर आते ही आपने यहां पे क्रॉस लगा दिया कि सवाई माधोपुर तो नहीं है, ये तो कट गया, जिसके अंदर बी ऑप्शन है वो कट गया। अब आपको इस प्रश्न में और कुछ नहीं आ रहा। कई बार हम कहते हैं ना नेगेटिव अप्रोच से प्रश्न करना, आपने सिर्फ ये इतना पढ़ा हुआ था। अब कई ऐसे कहते हैं कि सर ये तो पूरे के पूरे आपके इस नोट्स के अंदर देखा जाए तो भी यहाँ पे नाम नहीं दिख रहे हैं, फिर हम इस प्रश्न को कैसे करें, हमें तो बाकी में कंफ्यूज था। ये इतना सरल प्रकृति का प्रश्न बन गया कि आपको सिर्फ एक सवाई माधोपुर आ रहा था और आपको पता है कि सवाई माधोपुर 60 से 80 के बीच में था, और ये आपसे पूछ रहा है कि 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। अब इसका मतलब बात यह आ गई कि सवाई माधोपुर जिसके अंदर है वो उत्तर तो नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, इसमें बी दे रखा है, इसको काट दिया, इसमें बी दे रखा है, इसको भी काट दिया, और इसमें ए बी सी डी चारों दे रखे हैं तो यहां पर बी दे रखा है। अब आपके पास में उत्तर क्या बचा, ए सी डी बचा। और ए सी डी में क्या है, जयपुर की बात आ रही है, राजसमंद की बात आ रही है, अजमेर की बात आ रही है। जो यहां पे आप देखोगे जयपुर की बात आ गई, अजमेर की बात आ गई, राजसमंद की बात आ गई। ये आपके 60 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है उसके अंदर जिले हैं। तो ये जो प्रश्न है वो हमारे सामने बहुत सारी बातें रखे जाता है, और ये सवाल मैंने पहले भी बताया ये जीके का जो पेपर है उसके अंदर पूछे जा रहे हैं, न कि सब्जेक्ट के अंदर। तो इसका मतलब सब्जेक्ट वाला जो है उसके अंदर तो निश्चित रूप से ऐसे पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप जलवायु का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जलवायु के टॉपिक के अंदर हम सामान्यतः राजस्थान की जलवायु के संबंध में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनकी बात कीजिए, राजस्थान के अंदर वर्षा वगैरह का पैटर्न कैसा है उसकी बात कीजिए। फिर उसके बाद में जो बात करते हैं जलवायु के क्लासिफिकेशन जो दे रखा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्य जो वर्गीकरण वर्षा के आधार पर है इसके ऊपर बात कीजिए, और दूसरा कोपेन और थॉर्नथवेट से संबंधित बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उत्तर के लिए काम करेगा। अगला, सोनालेका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं। हाइब्रिड जो किस्मों की जो बात की गई है, मैंने पहले बताया था कि भी यहां पर कृषि वाले ये जो टॉपिक है वो आपको 3 चीजें सिखा करके जाएगा। कृषि के टॉपिक के अंदर एक सवाल तो ऐसा पूछा जाता है कि फसल दे दिया और उसका उत्पादकता किस जिले के अंदर होती है, इस प्रकार के सवाल मिलेगा। दूसरा जो सवाल मिल रहा है वो हमारे सामने इस प्रकार का सवाल आ रहा है कि कुछ प्रमुख जो फसलें हैं उनके अंदर, अब सारी की सारी तो हम याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारी किस्में होती हैं, कोई हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख जो फसलें हैं, जो फसलों की जो किस्में हैं जो उच्च उत्पादकता वाली हैं, उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे गेहूं की अगर हम बात करें तो जैसे सोना की बात करते हो, सोनालिका की बात करते हो, ये जो बहुत ही प्रसिद्ध सी किस्म है। जैसे यहां पे हमने ये दिखा रखा है कि गेहूं मुख्यतः उत्पादक यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ बहुत बार पूछा गया है। अब मैक्सिको की बात करते हो, सोना की बात करेंगे, सोनालिका की बात करेंगे, कल्याणी की बात करते हो, कोहिनूर, सरस्वती, 3070, 3070, 1147, ये सारी किस्में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। यानी सोना, सोनालिका बहुत बार पहले भी पूछी जा चुकी हैं। और ये जो गेहूं की जो किस्में हैं, अब हमें सारी नहीं आ रही थी, लेकिन आपको सिर्फ एक नाम यहां से आ रहा है, उसके बेस पे हमने किसकी बात कर ली, गेहूं की बात। अब प्रमुख रूप से आपको ज्वार की, मक्के की, जौ की, चावल की, इनकी जो किस्में हैं वो भी पूछनी है, क्योंकि पहले किस्मों वाला प्रश्न कम पूछ रहे थे, इक्की दुक्की किस्में पूछ रहे थे। इसका मतलब आपको उत्पादन के साथ साथ में जो किस्म हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न, अब ये भारत के संबंध में जब आता है तो वहां पर भी इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, और राजस्थान के संदर्भ में आएगा तो राजस्थान के संदर्भ में बन रहा है। ये भी मैंने बताया कि जीके का पेपर है, उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न को डेप्थ में जाकर के बात की गई है। अगला सवाल, ये
बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनाए जा रहे हैं और लैंग्वेज के बेस पे वहां पे मुश्किल पैदा करते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो जनगणना का जो सवाल आप देख पा रहे हो, ये केवल राजस्थान के संदर्भ में बात, जहां पे राजस्थान की बात हो रही है राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना, जहां भारत की बात हो रही है वहां भारत के संदर्भ में भी इस प्रकार की बातें पूछी जा रही है। अब ये प्रश्न हमें कई चीजें सिखा करके जा रहा है। ये एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं और ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं। मैं पहले से कह रहा हूं कि पिछले आप 3-4 सालों के पेपर देखोगे तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, खासतौर से साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, यानी इन 4-5 बिंदुओं के ऊपर ये बातें की जा रही हैं और सबसे ज्यादा हम यहां पर कंफ्यूज भी होते हैं और हम मोटा मोटी करके छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पे बात की गई है कि अब जब आप याद करते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सबसे पहले तो इस प्रश्न को ठीक पढ़ना है। यहां पे कई बार ऐसा हो सकता है कि वो हम क्या करते हैं कि जो सही होते हैं उसको चूज करते हैं। जैसे आपने देखा कि भी ये सही है, ये सही है, ये सही है, इस प्रकार से हम सही की बात करते हैं। ये हमें यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब उत्तर जो गलत है इसमें से उसको छांटना है, यानी जितने कथन गलत हैं उस कथन को हमें यहां पे छांटना है। तो सबसे पहले जब भी आप पेपर करें तो वहां पर इस प्रश्न को करते समय यह बात जरूर हाईलाइट कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग उत्तर दें कि भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब जो गलत है उसे हमें चूज करना है, हमारे लिए वो सही उत्तर के तौर पे काम करेगा। तो अब इसमें क्या दिया, पहला कथन आप देखिए। कई बार ये होता है कि सीधे जैसे यहाँ पे करवा रखा है कि गुरुजी थे करवायो वो तो फिर आयो ही कौन, सीधो सीधो इंग मा तो ई त्रिया सवाल पूछ रखा है, जगह ढूंढे ही कौन पावे, आ कौन है, बा कौन है, ये बातें आती हैं। यहां पे आप देखना, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया 2011 की जनगणना से संबंधित डाटा है, हमने 2011 के बाद में हमारी सेंसस हुई नहीं है तो 2011 से संबंधित बात कर रहा है। तो 2011 के अंदर आप देख रहे हो, हालांकि 25 आगे कई ऐसा सोच रहे हैं 2025 के अंदर 11 वाले की क्या वैल्यू है, तो 11 के बाद में जनगणना है नहीं तो 11 के डाटा याद करने पड़ेंगे और कुछ हमें 2001 के संदर्भ में भी एनालिसिस करवाएगा, इसका मतलब पिछले 25 सालों के संदर्भ में भी बात की जा रही है। अब सवाल यह कह रहा है कि भाई हमने यहां पे ऑल ओवर साक्षरता की बात नहीं कर रहा, यह कह रहा है पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पर थी 2011 के अंदर, पहला सवाल तो यह है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सर्वाधिक साक्षरता से संबंधित है, यानी मैंने कहा था ना कि एक के अंदर 3 चीजें बात की गई, 3 प्रश्न किए गए। पहले जो प्रश्न आते थे ना, पहले सिर्फ इतना ही प्रश्न आता था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता निम्नलिखित में से किस जिले में, पहले प्रश्न का पैटर्न ये था। तब उसने दे दिया झुंझुनू की बात कर ली, जयपुर की बात कर ली, सीकर की बात कर ली, कोटा की बात कर ली, ऐसे दिया और हम एक उत्तर के ऊपर टिक लगा देते थे कि झुंझुनू जिला है। अब इस एक प्रश्न के अंदर आपके सामने 3 दे दिए। इसी प्रश्न को और मुश्किल भी बनाया जा सकता है, ये तो फिर भी ठीक है, और मुश्किल का मैं हो सकता है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कितने कथन सही नहीं है, ये हो सकता है, या कितने कथन सही हैं। ये प्रश्न सबसे मुश्किल होता है। कितने कथन का मतलब अब आपको 1, 2, 3 यहां पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब आपको ये आने चाहिए तीनों के तीनों, तब ये उत्तर हो पाएगा। यूपीएससी के पैटर्न के अंदर देखोगे तो ये ऐसे प्रश्न वहां पे देखने को मिल रहे हैं और वो पैटर्न धीरे धीरे यहां पर भी कभी न कभी आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी। तो अब इसमें पहला प्रश्न आपने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। तो एक तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं, एक सर्वाधिक साक्षरता की बात कर रहे हैं और एक सबसे कम तो बात कर रहा है, लेकिन किसकी, पुरुष साक्षरता की बात कर रहा है। 3 चीजें यहां पे चाहिए गई हैं और हमसे पूछ रहा है कि भी गलत कौन सी हैं। तो अब ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि सर्वाधिक साक्षरता की बात कर रहे हो। सर्वाधिक साक्षरता के अंदर, कुल साक्षरता के अंदर देखा 1 नंबर पे कोटा है, जबकि हमारा जो ऑप्शन था उसके अंदर आप ये देख रहे हो कि उसने लिखा था कि सर्वाधिक जो साक्षरता है वो जयपुर के अंदर है। ये स्टेटमेंट था, ये देखिए कि 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
ये तो गलत हो गया, एक का तो हमें पता चल गया। दूसरा, अब यहां पर ये सारणी है सीधी, अब इस सारणी के अकॉर्डिंग तो ये लैंग्वेज नहीं लिखी गई है, लेकिन इससे कितने ही मुश्किल सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं थोड़ी सी और भी बात करूंगा थोड़ा सा, और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। दूसरा, आप देखोगे कि पुरुष साक्षरता की बात की और उसने कहा कि पुरुष साक्षरता के अंदर झुंझुनू शीर्ष के ऊपर है, ये बात आ गई। ये देखो, पुरुष साक्षरता के अंदर झुंझुनू जो है 2011 के में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है कि सबसे कम साक्षरता नहीं पूछी है, सबसे कम किसकी, पुरुषों की पूछी है। ये देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट है, ये तो हो गई न्यूनतम साक्षरता की बात की। न्यूनतम में जालोर है, लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता के अंदर कौन है, प्रतापगढ़ है। अब ये प्रतापगढ़ भी आपने देखा कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमें तो कौन सा चूज करना है जो सही नहीं है, यानी गलत है। अब गलत कौन सा है, केवल आपके सामने उत्तर आया बी, ये वाला, केवल बी। अब इस सवाल को थोड़ा सा देखना, कई बार हमारे वहां पे इसमें तो फिर भी थोड़ा सा ऑप्शन जो हैं वो अलग प्रकार से हैं। अगर इसको अगर ऐसे दे देता, जैसे ये बी और सी दिया है ना, वहां पे अगर ए और सी दे देता, तो हम कई बार क्या करते हैं कि एक विद्यार्थी की जो मनोभाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे भी कर लेते हैं, कौन सा कथन सही है, क्योंकि हमने सही के टिक लगाया था कि भी ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है, तो हम ये नहीं वाला शब्द पढ़ना ही भूल जाते हैं वहां पे, और कौन सा कथन सही है तो उस कंडीशन के अंदर हम ए और सी जो थी उसको ठीक करते हैं, यानी प्रश्न पढ़ने के बावजूद भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है वो केवल आपको साक्षरता के लिए इंगित नहीं कर रहा, आपके सामने ऐसे लिंगानुपात के डाटा भी मिलेंगे, आपको जनसंख्या वितरण के ऐसे आंकड़े मिलेंगे, आपको जनसंख्या घनत्व से संबंधित मिलेंगे, तो वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए इसमें और कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां पर जो ये दिया है, देखो मैं अगर बात करूं कि यहां ये प्रश्न पहले आया है कि राजस्थान में अब ये 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो साक्षरता की बात की गई 2011 के अनुसार 75% से ऊपर है, ये प्रश्न पूछा गया। अब हम वहां पे अचानक से हो सकता है वो आपसे जिलों की संख्या पूछ ले, कितने जिले हैं, या आपके सामने ऐसे आ जाए, तो अब आप कहोगे सर हम तो ये याद रखना पूरा हो कि कितना जिला है। आपसे कोई 15-10 जिलों की बात कर नहीं करेगा, जहां पे 1, 2 या 3 ऐसे होते तो उनके संदर्भ में पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितने जिले ऐसे हैं जिसमें 75% से ऊपर साक्षरता है, आपने बताए 2, या आपके सामने ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले हैं जिसमें राजस्थान में 75% से ऊपर साक्षरता वाले, ऐसा बनाया जा सकता है। आपके सामने ऐसा प्रश्न हो सकता है। देखिए दूसरा जो परीक्षा के अंदर हमारे लिए जो दुविधा पैदा करते हैं, जो सवाल में एक थोड़ी सी लैंग्वेज सुनना आप इसी जो आपको याद तो सिर्फ इतनी ही करनी है, सारणी तो आपको यही याद करनी है, लेकिन यहां से प्रश्न कैसा हो सकता है जो फिर हम पेपर में देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि बहुत मुश्किल प्रश्न था और हम नहीं कर पाए, या फिर जो पढ़ाया था उसने ऐसा पढ़ाया नहीं, या किताब में ऐसा था नहीं। अब किताब वाला सारी चीज लिख नहीं पाएगा, या पढ़ाने वाला सारी चीजें इस लैंग्वेज के अंदर नहीं लिख पाएगा, लेकिन आप समझ के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो जब भी पढ़ते हो। देखो कि यहां पे दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता में जयपुर की साक्षरता कोटा से कम है। अब उसने डाटा नहीं दिया, उसने दिया है कि जयपुर की साक्षरता कोटा से कम है, इसका मतलब ये बात ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू की बजाय कोटा में कम है, इसका मतलब ये बात भी ठीक है। महिला साक्षरता में अगर देखा जाए तो जयपुर की तुलना में कोटा में 2011 में साक्षरता अधिक रही थी। अगर 2-3 स्टेटमेंट अपन इतरियाओं बैठे देगे पेपर में, फिर यहां पूछ लेने कि निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो आप पर लो तरीकों से दो या फिर दा पेड़ा सा बुलबुलंदे तीनों ही ठीक होगा। हो सकता है वो तीनों ठीक हो सकता है वो तीनों ही गलत हो सकता है कोई उसमें से एक ठीक हो। तो उसने कोई अलग नहीं पूछा, लेकिन हमारा जो ब्रेन था वो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं था, तैयार नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ इतनी आदत थी कि अगर यहां से पूछेगा साक्षरता से तो हम बता देंगे कि सर्वाधिक कोटा की है, पुरुषों के अंदर झुंझुनू की है, महिला के अंदर कोटा की है। अब ये ऐसे कंपैरिजन क्यों करवा रहा है जी, ये कंपैरिजन करवा रहा है तो करवा रहा है। तो ऐसा प्रश्न भी यहां से बनाया जा सकता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न ये मैंने पहले भी बताया था, ये जीके के पेपर के अंदर पूछे गए हैं, और जनगणना से संबंधित टॉपिक के अंदर ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, आप देखोगे तो। हाँ, संयोग से कहीं पर अगर कोई सीधा आग्रह से आ गया, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, महिला कहाँ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप और ही आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस लेवल के अकॉर्डिंग अगर सोच करके जाते हो तो वहां पे बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। अगला जनगणना से संबंधित एक सवाल और है। जनगणना से संबंधित आपको पेपर के अंदर फर्स्ट और जो भी आप देखते हो 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं हर पेपर के अंदर, और उनमें खासतौर से जब लिंगानुपात की बात आती है तो लिंगानुपात के अंदर आजकल जो ज्यादा जो प्रश्न ये पूछ रहा है वो शिशु लिंगानुपात के ऊपर बात कर रहा है। लिंगानुपात से संबंधित वही ऑल ओवर कितना लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात कितना है, भारत के संदर्भ में राजस्थान का कम है या ज्यादा है, राजस्थान के किन जिलों के अंदर लिंगानुपात अधिक है, किसमें कम है, उनके अंदर हम बात करेंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक तो अधिकतम व न्यूनतम की बात की गई है, यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात की गई है। दूसरा प्रश्न यह है कि शहर की बात की गई है, गांव की बात नहीं कर रहा है। ऑल ओवर की बात की जा सकती है, गांवों की बात की जा सकती है, शहरों की बात। आधा कहना तो क्यों है कि जब याद करना आप शुरू करानी प्रश्न ने, तो पहली कुल शिशु लिंगानुपात की बात करी, कुल से जैसे ग्रामीण के ऊपर आए पजल्ड होना शुरू हो गया, फिर शहरी के ऊपर आए, और फिर लास्ट में ही आवे छोड़ दो, अगली बार देखेंगे इनको, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि अब आपको इस पैटर्न के अंदर ये लेकर के चलना पड़ेगा कि भी हमें हो सकता है वो सीधा ऐसा पूछ ले शिशु लिंगानुपात कितना था, या किस जिले का सबसे ज्यादा था, किसका कम से था, वो लोअर था। वो आपसे वो आपसे ग्रामीण की बात कर सकता है, वो आपसे शहरी की बात कर रहा है। जैसे इस प्रश्न के अंदर की गई शहरी बाल लिंगानुपात, यानी बाल लिंगानुपात तो पूछा है लेकिन शहरी। अब इसने भी दो चीजें कर दी, वे अधिकतम और न्यूनतम की भी साथ में पूछ लिया। देखो अधिकतम और न्यूनतम, उल्टा भी लिख सकता है, न्यूनतम और अधिकतम लिख सकता है उस कंडीशन के अंदर। यानी यहां पे इसने लिखा है कर्म से। कर्म से का मतलब पहले आपको अधिकतम वाले की बात करनी है, फिर उसके बाद में न्यूनतम वाले की बातें करनी है। ये देखो यहां पे हमने जो बात की, ये जो हमने एक साथ लिखा है कुल ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ये तो इसका मतलब कुल की बात की गई है, गांवों की बात की गई है। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात या कुल लिंगानुपात तो सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर है, न्यूनतम झुंझुनू के अंदर है। और दूसरा अगर हम देखेंगे शहरी की बात की है उसने, और शिशु लिंगानुपात, तो शहरी और शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक में देखोगे तो आपका नागौर आएगा, और न्यूनतम में देखोगे तो धौलपुर आएगा। यह सवाल यहां से बनाया गया है ऐसे। ये रहा आपका नागौर और धौलपुर। अब यहां पे देखो नागौर दे दिया, नागौर नागौर 2 बार दे दिया। अगर इसको प्रश्न को अगर ऐसे क्रम से यानी पहले न्यूनतम दे देता फिर अधिकतम देता, तो फिर हम उसको उल्टा करते भी धौलपुर और नागौर। यहां पर नागौर और धौलपुर। तो कहने का मतलब ये जो प्रश्न है वो हमें ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई जो लिंगानुपात के अंदर आप जो सही बात करते हैं, पहले पुराने पेपरों के अंदर ऐसे पूछा जाता है राजस्थान के अंदर 2011 का शिशु लिंगानुपात कितना है, सबसे ज्यादा किस जिले का है या सबसे कम किस जिले का है, बस इतने से काम चल जाता था। अब थोड़ा सा काम और कर लियो। थोड़े से काम और का मतलब क्या है भाई, आपने देखा शिशु लिंगानुपात के संबंध में ये सवाल आए। 2011 की बात करते हो 888 है और भारत में 919 है। 2001 में कितना था, 909 था। 2001 की तुलना में कितनी कमी हुई, 21 की कमी हुई। ये सारे सवाल लैंग्वेज के तौर पे बनाए जा सकते हैं। देखो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात भारत के शिशु लिंगानुपात से कम है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। 2001 की तुलना में 2011 का शिशु लिंगानुपात में कमी हुई है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कितनी कमी हुई है, तो आपने बता दिया कि ये भी ठीक है, उसने दिया। देखो अगला यहां पर फिर आपके सामने डाटा नहीं दे रहा, लेकिन लैंग्वेज बना करके सवाल पूछ सकता है। ये आप थोड़ा सा पहले समझ के जाएं। जैसे उसने दिया, आप देख रहे हो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात राजस्थान का 892 है, शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है। यहां पर भी उसने क्या दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी शिशु लिंगानुपात ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की तुलना में कम है। तो आप देख रहे हो ये 892 था, ये 874 है, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो अभी हमने 3 या 4 जो स्टेटमेंट की बात की वो तीनों ही सही थे। तो ऐसा प्रश्न जब बनाते हैं तो फिर हमारे लिए पेपर के अंदर वहां पर टाइम कंज्यूम भी होता है, और आपने जो पेज के ऊपर सिस्टमेटिक जो चीजें लिखी हैं
उनको आपको बार बार अगर रिवीजन की हुई है ना तो कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो आपको ये तो समझ में आएगा कि मैंने ये तो पढ़ा था, राजस्थान का भी पढ़ा था, भारत का भी पढ़ा था, ओलो ग्रामीण भी पढ़ा था, शिशु लिंगानुपात शहरी जो है वो भी पढ़ा था, तो फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो हमें कई बातें सिखा करके जाता है कि भी इन चीजों को हमें डेप्थ में जाकर के यहां से पढ़नी, और जब हमें पता चल गया कि ये ऐसे सवाल पूछ रहा है तो फिर इसका मतलब पढ़ लेना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता हो कोई अलग एंगल से सवाल क्रिएट कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आपको ये पता है कि भी इस एंगल से सवाल तो अब तक बातें कर ली गई, तो इसका मतलब कम से कम आप उतना तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि हाँ इसके इर्द गिर्द या इसके जैसा अगर सवाल आता है तो मैं अगली बार के लिए तैयार रहूंगा। आपने देखा कि ऐसा ही सवाल उसने साक्षरता के संदर्भ में किया और ऐसा ही सवाल लिंगानुपात के संदर्भ में कर रहा है। अब कई यहाँ सोचता होगा गुरुजी थे तो डरा डरा के मारूंगा, मैं तो डराने की बात कौन करूं, मैं तो आ कहना चाहूं कि भी प्रिपेयर अपने आप को पहले करना चाहिए। जब आप किसी दाव पेच के अंदर अगर काम कर रहे हो तो आपको उसके गुर जो हैं वो सीखने पड़ेंगे, अन्यथा आंख मीचा काम कौन चाले। भाई मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करोगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप के पेपर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो आप इन पेपरों से शिक्षा लीजिए। यहां पर जो मैंने पहले भी बताया था कि मैं क्लास के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ये बातें करते हैं कि भी ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो पेपरों के अंदर पूछी जाती हैं, और आप जब भी स्वयं भी पढ़ते हो वहां पर खुद ऐसे एनालिसिस कीजिए एक प्रश्न को। एक प्रश्न का मतलब सिर्फ जनरली मैंने देखा है कि विद्यार्थी अब इसका उत्तर कर लिया कि यार नागौर और धौलपुर ठीक है ये उत्तर, अब कई बार कहते हैं बोलते कौन का पुरानी पेपर। अब उसके अंदर मैंने बताया कि ये चीज अगर आपने ऐसे पढ़ रखे हैं तो मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताए थे कि ऐसे ऐसे करके इसको बनाया जा सकता है। तो वो थीम कहां से आई, मेरे दिमाग में भी तो यहां प्रश्नों से ही आई है। इसका मतलब आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से इनका एनालिसिस करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर वो चीजें आएंगी। अब हर एक प्रश्न जो है वो काफी गहराई के अंदर इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है, ये भी सही नहीं है, और कुछ तो इनके पैटर्न से जो है वो फिक्स हो रखे हैं। जैसे पिछले 2-3 सालों के पेपरों को आप देखिए, एक तो सीमेंट उद्योग के पीछे पड़े हुए हैं। पहले सीमेंट उद्योग की 1-2 इकाइयां पूछी जाती थी। मैंने ये देखा है कि जब उद्योगों के पार्ट के अंदर आप जाते हो तो सीमेंट उद्योग की 15-20 जो इकाइयां हैं वो सारी की सारी पूछी जा रही हैं कहीं ना कहीं। तो अब पहले तो 2-3 से काम चल जाता था, तो बोले जी मैं 15-20 याद रखना पूरा वहां के। अब आपने देखा कि आप यहां पर थे, आपने इसको इग्नोर कर दिया, लिंगानुपात वाला मैं ऐसे याद नहीं करूंगा, वो गलत हो गया। आपने देखा साक्षरता वाला इस डेप्थ में जाकर के मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब दूसरा आया, वो भी गलत हो गया। आपने देखा कि तीसरा सवाल यहां पर जो पीछे बोले ये तो मैं तो सिर्फ फसलों और उनके उत्पादन की बात करूंगा, उनकी किस्में वगैरह मेरे से तो याद नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया तीसरा। चौथा, इससे पहले आपने देखा कि ये जो जलवायु जो प्रदेश की बात की गई थी ये भी काफी डेप्थ में था, इसको हम वहां पर जाकर के तैयार नहीं करेंगे, हम तो सीधी सीधी वर्षा कहां पे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, उतना ही करेंगे। तो भी राजस्थान की वर्षा के संदर्भ में एक बात और है, ऐसा भी पूछा जा रहा है राजस्थान में वर्षा का जो प्रारूप है जो पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती जा रही है, तो आपके सामने जिलों के नाम दे देंगे। और पीछे एक पेपर में आया भी था, जैसे यहाँ पे झालावाड़ की बात की, अजमेर की बात की है, यहाँ पे जैसलमेर की बात की है, आपके सामने ऐसा हो सकता है कि आप वर्षा के आधार पर इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने यानी पूर्व से पश्चिम पूछे जा सकते हैं, घटती वर्षा के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, बढ़ती वर्षा के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, झीलों को ऐसे पूछा जा सकता है, तालाबों को ऐसे पूछा जा सकता है, उनका क्रम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ऐसा ही प्रश्न यह था जो इससे पीछे वाला था, आपने देखा चोटियों वाला, काफी डेप्थ के अंदर। तो कहने का मतलब आपको अपने का जो पढ़ने का जो तरीका है वो निश्चित रूप से इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो हम प्रतियोगी परीक्षा के अंदर शामिल होंगे। ये एक बार अगर आपको आदत पड़ गई ना फिर मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन उसका एक तरीका जो सीक्वेंस है, तो बोले जी पुरानी पैटर्न के हिसाब में पूछ लिया, सीधा सीधा पूछ लिया, कई बार तो बहुत ही सीधा पूछे सीधा, तो वो भी तो आप कर पाओगे। अगर मुश्किल पूछ लिया तो भी आप कर पाओगे। अगला जो सवाल है वो मैं ये कह रहा था कि उद्योगों के अंदर आप देखोगे कि सीमेंट उद्योग की बात करते हो, काफी गहराई के अंदर जाकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पे आप देखोगे बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर ठीक है, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा आ गया,
फिर उसके बाद में एसीसी सीमेंट बूंदी लाखेरी के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रथम जो सीमेंट संयंत्र लगाया गया था लाखेरी बूंदी के अंदर, वो एसीसी सीमेंट के नाम से ही थी। अब इसका मतलब ये राजश्री वाला जो है, राजश्री सीमेंट उदयपुर, ये देखो यहां पर हमने सीमेंट के कारखाने, ये तो ये आ ही गया। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915, ये भी याद रखना है। कहां पे लगाया गया? लाखेरी में लगाया गया, ये भी पूछा गया। किसके द्वारा लगाया गया? क्लीन निक्सन कंपनी के द्वारा। तीसरा प्रश्न ये हो गया। कौन सा लगाया गया? एसीसी आ गया। यानी इन दो लाइन के अंदर हमने चार जो प्रश्नों की बात की है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में पूछे गए और भविष्य के अंदर भी यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अब राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ की बात आ गई। राजस्थान के अंदर जो सीमेंट के प्रमुख जो कारखाने हैं वो बाकी इसने किए नहीं, जैसे चेतक सीमेंट आ गया, अंबुजा आ गया, डीएलएफ आ गया, मंगलम सीमेंट जो बात कर रहा था, मोडक कोटा की बात आ गई। फिर इसके बाद में जेके लक्ष्मी बिनानी आ गया। ये सारे के सारे पूछे गए। श्री राम, जेके लक्ष्मी बिनानी, देख लेना आप इनको। हिंदुस्तान सीमेंट, इंडिया सीमेंट, राजश्री, ये रहा राजश्री, खारिया और मीरपुर, ये पूछी गई है कि राजश्री यहां पे है, जबकि इसने राजश्री के लिए दिया था कि भाई राजश्री सीमेंट उदयपुर के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये भी काफी डेप्थ का सवाल है। तो सीमेंट की जो इकाइयां यहां पर आप देखोगे, ये जो मैंने स्टार लगा रखे हैं ना, ये निंदाम कौन लगाया है? सारा पूछ रहे हैं। चेतक सीमेंट, अंबुजा पूछी गई है, डीएलएफ पूछी गई है, मंगलम पूछी गई है, श्री राम सीमेंट पूछा है, जेके लक्ष्मी पूछा है, बिनानी सीमेंट पूछा है। यानी कहां से संबंधित हैं? जैसे चेतक चित्तौड़गढ़, अंबुजा खारिया वासपाली, डीएलएफ रास बाबरापाली, मंगलम मोडक कोटा आ जाएगी, श्री राम रामनगर कोटा आ जाएगी, जेके लक्ष्मी सिरोही आ जाएगी, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा आ जाएगी, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर के अंदर, इंडिया सीमेंट नोक या बांसवाड़ा के अंदर आ गई, राजश्री खारिया और मीरपुर नागौर के अंदर आ गई, मारवाड़ सीमेंट मुंडवा नागौर के अंदर आ गई, जयपुर सीमेंट उद्योग सवाई माधोपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर नहीं है। तो ये सारे कारखाने, अब कईयों के दिमाग में आता है फिर तो गुरुजी मैं तो मारे जाऊंगा, इतना इतना याद करांगा। मजबूरी है, उपाय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो अभी तक ये मैं सब्जेक्ट के हिसाब से अगर पेपर होता तो बहुत सारे ऐसे कह देते कि जिस सब्जेक्ट वालों से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें तो ऐसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो सब्जेक्ट का पेपर है नहीं। मैंने बता दिया कि ये जीके का पेपर है, और जीके का पेपर है तो आप ये सोच सकते हो कि जब ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल वाले भी ऐसे ही होंगे। तो हमें इस दृष्टिकोण से तो चलना पड़ेगा। ये तो अगर आपको ठीक है, पर एक बात है, उन्होंने आपको कुछ क्राइटेरिया दे दिए हैं, जगह दे दी है, उससे आपको पता चल रहा है कि भी हाँ ये इकाइयां जो हैं ये हमें यहां पर जाकर के इसको डेप्थ में पढ़ना है। मैंने बताया था जलवायु के अंदर आपको कोपेन, थॉर्नथवेट और सामान्य वर्षा का अकॉर्डिंग जो बात की थी उसमें डेप्थ के अकॉर्डिंग, मिट्टियां वाला है उसकी बात कर ली थी, कृषि जलवायु प्रदेश। तो पांच ही तो चीजें, उस पांच में से अगर जब आपको पता चल रहा है कि भाई 3 प्रश्न मिलेंगे, अब आपको पता है कि भाई अरावली के 6 पेज आपने याद किए, उसमें से 2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 6 पेज आपको याद कर लेने चाहिए, चाहे तो वो आपको दर्रों की बात करे, चाहे वो चोटियों की बात करे। अब ऐसा ही सवाल फिर वापस अगला नदियों के संदर्भ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? जब ये अपवा तंत्र वाला है, इसमें से भी आपके काफी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। 3-4 पैटर्न के सवाल होंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि इसके टॉपिक के अंदर ये देखते हो कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें किस प्रकार से ये आपकी अरावली आ गई, इस साइड का जो पानी है यानी भारत के संदर्भ में, या राजस्थान आ गया, ये जो पानी है वो सारा का सारा अरब सागर में आ रहा है, ये पानी जो पूरा का पूरा है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर आ रहा है। तो और एक तो प्रश्न ऐसा आता है कि अरब सागर की नदियां कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन सी हैं, या फिर हम आंतरिक प्रवाह का राजस्थान का कौन सा एरिया है। अब उसके बाद में हमारा जलग्रहण क्षेत्र से संबंधित बात की जाती है, प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में बात की जाती है। नदियों का क्रम आपको उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है, नदियों का क्रम आपको पूर्व से पश्चिम पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूर्व पूछा जा सकता है। एक तो पैटर्न ये है जो पीछे पेपरों के अंदर आप देखोगे। दूसरी, प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों से संबंधित बात की जा रही है। और तीसरा, अगर देखोगे कि भाई उस नदी का उद्गम स्रोत कहां पे है, वो किन जिलों से होकर के गुजर रही है और वो समाप्त कहां पे हो रही है। तो ये 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब यहां पे हम कह रहे थे कि राजस्थान के अपवा सिस्टम को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक अरब सागर के अंदर गिरने वाला पानी, एक बंगाल की खाड़ी का पानी, एक आंतरिक प्रवाह का पानी। अब जो अरब सागर की तरफ था उसको हम 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया, आपने देखा कि इसने पूछा है कि खंबात की खाड़ी में, और दूसरा आएगा कच्छ के रन में।
तो खंबात की खाड़ी में और कच्छ के रन में, यह प्रश्न बहुत बार पहले भी पूछा गया और मैंने यहां पे अलग से ही मेंशन करके नोट लगवा करके लिखाया है इसको। यहां पर ये स्टार नहीं लगा रखे, इसका मतलब ये नहीं है पूछे नहीं गए, सारा का सारा स्टार आ रही है, थे लगा लियो जो बच्चड़ा पर। ये माई नदी की कुछ सहायक नदियों को याद रखने के लिए लिखा है, सोजा भाद्रमा माचे पर इन्नू हिरण आवे अल, इतम आपने पने इसकी सहायक नदियां याद हो जाएंगी, यानी सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, एराव, इरू, भादर, हरण। ये सारी की सारी आप देखोगे कि इस माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। अब हम तो बात कर रहे थे कि भी उसने पूछा था खंबात की खाड़ी के अंदर कौन सी गिरते हैं, तो दो मैंने बताया था, या तो कच्छ के रन में गिर रही है, ये देखो कच्छ के रन के अंदर तो लूप है, लूप का मतलब यहां पे हमने गिरदा कच्छ का रन एक लूप की भांति हमें ऐसे याद रख लेंगे। लूप का मतलब यहां पर दो चीजें आ गई, लूणी और पश्चिमी बनास, इसका मतलब लूणी पश्चिम बनास होगा, वो तो नहीं होगा। अब आपने देखा इसके अंदर देखो लूणी तो दे नहीं रखा, पश्चिमी बनास, इसको क्रॉस मार दीजिए कि भी पश्चिम बनास वाला तो नहीं है, ये तो कहां पे गिरती है, कच्छ के रन में गिरती है। इसने क्या पूछा है, खंबात की खाड़ी का पूछा है, तो खंबात की खाड़ी का पूछा है, तो जहां पर बी ऑप्शन है वो तो कट ही गया, इसका मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब आपके सामने बचे हैं दो, साबरमती और माही, ये रे माही और साबरमती, ये खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। बस पहले इतना था, अब दोनों को एक साथ में मिलाकर के आपसे प्रश्न पूछ लिया, ये इसका बदलता हुआ एक तरह से स्वरूप आपको नजर आएगा। तो यहां पर ये हमने बात कर ली कि माही और साबरमती हैं जो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। तो काफी अच्छे सवाल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जैसे ABC, वहां पे जनरली जो विद्यार्थी होता है फिर वो उस साइड के अंदर इतना सा पड़ा होता है कि हाँ ये अरब सागर वाली है, इस साइड के अंदर ये बंगाल की खाड़ी, बोले किसी खंबात की खाड़ी है, किसी को कच्छ को रन है, पहली बात तो वो ध्यान ही कौन करे, और 3 1 एक सागर टेक दे ABC जैसे ये दे रखा है यहाँ पे कर लेता है, फिर बाद में बेरो पड़ेगा बी तो कोनी पश्चिमी बनास, बोल मैं तो यहाँ पढ़ी, फिर मैं ये सोचू इल्लापा सारी सारी इन नहीं जाए, ऐसा नहीं करना। ये चीजें जो है पूर्व के पेपरों के अंदर भी ऐसे पूछे गए, हाँ थोड़ा बहुत स्वरूप अलग होगा। यहां पे जब नदियों का टॉपिक के अंदर पूछे तो आप ऐसा जरूर देखें कि कौन सी नदी कहां पे गिर रही है, डिटेल के अंदर हमने बात कर रखे हैं इसकी, और कौन सी किसकी सहायक नदी है। सहायक नदियों से संबंधित बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर सा प्रश्न है, सहायक नदी वाला भी, कौन सी किसकी सहायक नदी है। क्रम पूछा जा रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी ध्यान रखना। जिलों के क्रम के अकॉर्डिंग आपके साथ में कुछ झीलें तालाब हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ये आ गया पशुधन और उसकी नस्ल, ये भी बहुत पॉपुलर सा प्रश्न है, जो राजस्थान के अंदर जो पशु गणना है उसमें पशुओं की नस्लें पूछी गई हैं, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है पशुओं की नस्लों से संबंधित। एक तो ये सुमेलित वाला प्रश्न आ गया, एक आपके सामने दे देगा कि निम्नलिखित में से भेड़ की कौन कौन सी है, गाय की कौन सी है, ऊंट की कौन सी है, बकरी की कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। वे उनकी नस्लों से संबंधित हमसे बात कर रहा है कि कौन सी किसकी नस्ल है। चीजें पढ़ने वाली बहुत कम है, लेकिन जो चीजें हैं उनको बहुत ही गहनता के साथ में आप उन चीजों को उस एंगल के साथ में पढ़िए कि जैसे आपको पता चल गया कि यहां पशुधन वाला जो टॉपिक है उसमें डेप्थ में जाकर किस प्रकार की बातें कर रहा है कि कौन सी गाय की है, कौन सी भैंस की है, कौन सी ऊंट की है। बार बार आप देखोगे पेपरों के अंदर आपको यह सवाल मिलेगा। अब चाहे वो ज्योग्राफी का है चाहे वो जीके का है। अब सबसे पहले आपने देखा है कि भेड़ की जो नस्ल की बात आती है तो भेड़ की नस्ल आपने कह दिया सोनाड़ी। अब आपने देखा कि ए के अंदर 2, अब ए का 2 में आप देखोगे तो 3 के अंदर आ गया, तो इससे एक से तो काम चलेगा नहीं। गाय की बात करते हो गोवंश गिर, तो इसका मतलब बी के अंदर 4, इसका मतलब बी के अंदर 4 आपका इसमें बचा इसमें बचा, तो एक ऑप्शन तो कट गया। पहले वाला तो कट ही रहा था क्योंकि इसमें तो पहले ही 4 दे रखा था, भेड़ की तो गिर है नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया था। दूसरा आपने देखा कि गोवंश गिर आते, क्योंकि यहां पर तो आपने क्या देखा, भेड़ की सोनाड़ी, तो 2 2 2, तब तक तो तीनों ही उत्तर थे। अब यहां इस उत्तर के ऊपर आए तो आपने देखा कि गाय की गिर, तो गाय की गिर फिर 4 किस में दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब आपके सामने बचा बकरी या ऊंट बच गया। ऊंट को आप देखिए, ऊंट की बीकानेरी। अब सी के अंदर 3, फिर सी के अंदर 3 आपके सिर्फ एक इसी में बचा है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब चौथा आपके सामने क्या बचा, बकरी, बरवारी कह दीजिए, बड़वारी कह दीजिए, तो डी के अंदर 1 ये रहा, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। तो हमने
इस प्रकार से इनको सुमेलित करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक नक्शे के तौर पे यानी दिखा रखा है और इसमें भेड़ों की प्रमुख नस्लों की बात की गई है। एक मैप बेस पर नाड़ी की बात, मगरा, चक्री, बीकानेरी, चोखला की बात कर ली, चोखला, छापर, शेखावाटी, भारतीय मेरिनो, जैसलमेरी, इसकी आगे पुगल की बात कर ली, या बागड़ी की बात कर ली, खेरी की बात कर ली, सोनाड़ी जो इसी पेपर के अंदर पूछी गई थी, सोनाड़ी चनौथर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो ये मारवाड़ी की बात आ गई। ये भेड़ों की नस्लें हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी भेड़ की नस्ल है या नहीं है। फिर उसके बाद में ये गाय से संबंधित राठी की बात कर ली, नागौरी की बात कर ली, यहाँ पे हरियाणवी की बात कर ली, मेवाती या कोठी की बात कर ली, ये गिर जो पूछ रहा था अजमेर के आसपास, ये गाय की गिर की बात कर ली। इस साइड के अंदर जो झालावाड़ साइड के अंदर जो आएंगे मालवी, वो यहाँ पे दिखा नहीं रखी है, वो आ जाएगी। ये सांचौर वाला जो एरिया है, सांचौरी आ जाएगी। तो ये गाय की जो नस्लों के ऊपर हमने बातें की हैं। फिर उसके बाद में ऊंट की आ गई, ये बीकानेरी आपकी ऊंट की नस्ल आ गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपने देखा बकरी, बकरी की शेखावाटी आ जाएगी, चखराना आ जाएगी, बड़वारी आ जाएगी। तो ये यहां से पूछ लिया इसने। मारवाड़ी, लोही, जमनापारी, सिरोही, ये प्रसिद्ध बकरी की जो नस्लें हैं वो भी हैं। तो ये हमने कुछ सवाल देखे। इन सवालों का मकसद केवल उत्तर करना नहीं था, इन सवालों का मकसद मैंने पहले भी बताया था कि यहां ये समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या उसी एंगल से पढ़ रहे हैं जिस एंगल से पेपर सेटर जो है वो पेपर बना रहा है। और अगर आपने इस लेवल के अकॉर्डिंग अपना काम किया है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे के सारे प्रश्न ठीक होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप वो अधिकतम प्रश्न ठीक करेंगे जो एक टॉप विद्यार्थी करना चाहिए। अब वो प्रश्नों की संख्या ऐसे हो सकती है, जैसे ज्योग्राफी के अगर 10 सवाल आए तो हो सकता है वो 8 ठीक कर पा रहा हो सकता है वो 6 ठीक कर पा रहा हो सकता है वो 9 ठीक कर पा रहा हो सकता है वो 10 के 10 ठीक कर पा रहा हो। अगर आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम किया है तो आप शीर्ष विद्यार्थियों में से एक होंगे। तो यहां मेरा जो समझाने का मूल उद्देश्य था वो यही था कि आप पुराने जितने भी पेपर हैं उनका एनालिसिस कीजिए। आगामी जो भी राजस्थान के अंदर प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उनके अंदर इस प्रकार के प्रश्नों की पुनरावृत्ति होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आप इसी दृष्टिकोण से आप इस पेपर को की दीजिए। तो ये जो हमारा जो पेपर था वो लाइब्रेरियन से संबंधित था। तो आपने इसको पहले भी देखा होगा और आपके सामने वापस अगर ये प्रश्न है तो इनको आप लाइब्रेरियन के अंदर था जो फरवरी के अंदर हो चुका है, आपने प्रश्न पहले भी देख लिए होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से इनको पढ़ें। आगामी जब भी समय मिलेगा हम बाकी जो पेपर हैं उनके ऊपर भी इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।